India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों से सुझाव लेने का दिया निर्देश। निर्माण कार्यों पर जारी रहेगी रोक। स्कूल खोलने और निर्माण गतिविधियों पर 17 दिसंबर को होगा फैसला। महाराष्ट्र को मिली बैलगाड़ी दौड़ आयोजन करने की सशर्त इजाजत। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के नियमों का करना होगा पालन। ढहाए जा सकते हैं गुजरात के 5000 झुग्गी। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कहा पिछले 75 वर्ष से चल रहा है अतिक्रमण। हत्या के दोषियों को 3 बार मिली कोविड पैरोल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा। जांच के दिए आदेश। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निजात पाने की स्थायी समाधान के लिए जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगने के निर्देश दिए। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने आयोग की ओर से दाखिल एक रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें कोर्ट को बताया गया था कि कुछ उद्योगों पर लगी पाबंदियां हटाने का निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण के मसले पर सुनवाई हुई है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि आज की वायु गुणवत्ता बहुत खराब है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पहले से इसमें सुधार हुआ है। दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण का मामला। इस मामले में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि दिल्ली एनसीआर में स्कूल खोलने और निर्माण गतिविधियों पर 17 दिसंबर को फैसला लिया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दूध और डेयरी को फिर से 24 घंटे शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा बिजली की जरूरतों को देखते हुए 6 थर्मल पावर प्लांट जिन्हें बंद कर दिया गया था, उन्हें फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है। अस्पतालों के निर्माण की इजाजत दी गई है। बाकी निर्माण कार्यों पर रोक जारी रहेगी। इंडस्ट्री दिन में 8 घंटे चलेगी और हफ्ते में 5 दिन ही काम करेंगी। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निर्माण और अन्य उद्योग बंद होने की वजह से मजदूरों को जीवन यापन के लिए धन मुहैया कराने के मामले पर बुधवार को हलफनामा दाखिल किया गया है। साथ ही राजस्थान ने भी अलवर और भरतपुर में निर्माण और उद्योग क्षेत्र से जुड़े कामगारों को 3 भागों में बांटा है, जिनमें पहला मजदूर, दूसरा सेमी स्किल्ड और तीसरा स्किल्ड। इन तीनों को 250 से 350 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों को उनके आधार कार्ड के आधार पर 1000 रुपए प्रति सप्ताह के हिसाब से दिए हैं। इसके अलावा निर्माण क्षेत्र से जुड़े 25 अलग अलग तरह के मजदूरों को ये सुविधा मुहैया कराई जा रही है। याचिकाकर्ता के लिए विकास सिंह ने कहा कि प्रदूषण के स्रोतों पर वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। फ्लाईओवर जैसी चीजों का निर्माण बंद होने से इलाके में और गाड़ियां होंगी। हालांकि सीजीआई ने ये भी कहा कि आज हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 40 उड़न दस्तों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। हमारे पास समाधान खोजने के लिए नीरी विशेषज्ञों के साथ दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए एक समिति है जो इस विषय पर चर्चा कर रही है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रदूषण के दीर्घकालिक कदमों के लिए विशेषज्ञों और आम जनता के सुझाव लेने का निर्देश दिया। अब सुप्रीम कोर्ट फरवरी के पहले हफ्ते में मामले की अगली सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।
इधर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को राज्य में बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध हटाने की इजाजत दी है। शर्त यह है कि कर्नाटक और तमिलनाडु द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में संशोधनों में उल्लेखित शर्तों का पालन होना चाहिए। राज्य सरकार ने कहा था कि उसे भी इस दौड़ की इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी इसका आयोजन हो रहा है। मामला अभी संवैधानिक बेंच के पास है, जो इस पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के आधार पर राज्य में बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने की अनुमति दे दी है। जस्टिस A.M. खनविलकर और जस्टिस सिटी रविकुमार की पीठ महाराष्ट्र की विशेष अनुमति याचिका में अंतरिम आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसे 2018 में राज्य में बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित कर रोक आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया गया था। हाईकोर्ट ने पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में आदेश पारित किया, जिसमें जलीकट्टू जैसे पारंपरिक पशु खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन्हें पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अपराध करार दिया गया था। पीठ ने कहा कि नागराज फैसले के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों ने जलीकट्टू और भैंसों की दौड़ के आयोजन की अनुमति देने के लिए पीसीए अधिनियम में संशोधन पारित किया। हालांकि उन संशोधनों की वैधता को चुनौती देती हुई सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिकाएं दायर की गई, लेकिन 2 जजों की बेंच ने उनके खिलाफ कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई। 2 जजों की पीठ ने विस्तृत सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखने के बाद मामलों को संविधान पीठ को भेज दिया। न्यायमूर्ति खानविलकर ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा, एक देश एक दौड़, हमें एक रूपता की जरूरत है और एक नियम होना चाहिए। अगर अन्य राज्यों में दौड़ चल रही है तो महाराष्ट्र द्वारा इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और नियमों में किए गए संशोधन मामले के लंबित रहने के दौरान काम करना जारी रखेंगे। इस तथ्य को देखते हुए पिछली पीठ ने इसी तरह से तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों द्वारा पारित संशोधनों के खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया था। पीठ ने कहा है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के संशोधित प्रावधान की वैधता और महाराष्ट्र राज्य द्वारा इसके तहत बनाए गए नियम रिट याचिका की लंबित रहने के दौरान काम करेंगे, क्योंकि पूरे मामले को संविधान पीठ को भेजा गया है, जिसमें ये प्रश्न भी शामिल किया गया है, क्या तमिलनाडु राज्य के समान संशोधित अधिनियम इस अदालत के 2 निर्णयों में बताए गए दोष को दूर करते हैं। इस घोषणा का प्रभाव ये है कि न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले के लंबित रहने के दौरान महाराष्ट्र के संशोधनों को अनुमति दे दी है, जो बैलगाड़ी दौड़ को संचालित करने की अनुमति देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी भूमि के निरंतर अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त की और कहा कि अतिक्रमण का सिलसिला आजादी के बाद से बेरोक टोक जारी है। न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी और न्यायमूर्ति सिटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि समय आ गया है कि स्थानीय सरकार स्थिति के प्रति सचेत हो और इस तरह के अतिक्रमण को रोकने के लिए कदम उठाएं। कोर्ट ने कहा कि अंततः करदाताओं का पैसा है जो बर्बाद होता जा रहा है। कोर्ट गुजरात राज्य में 5000 झुग्गियों के संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो सूरत और जालना के बीच एक रेलवे लाइन के निर्माण के मद्देनजर ढहाए जाने का सामना कर रही थी। गुजरात उच्च न्यायालय ने पहले इसे रोकने के लिए एक याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त को ढहाए जाने पर रोक लगा दी थी। अदालत ने अपने आदेश को ढहाने की अनुमति देते हुए निर्देश दिया कि प्रभावित लोगों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए। झुग्गियों में लगभग 10,000 व्यक्ति रहते हैं। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि हरियाणा के फरीदाबाद से खोरी गांव मामले में भी ऐसी ही शर्तें लागू होंगी और झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग उचित प्रक्रिया के बाद आवास के लिए पात्र होंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि ऐसे मामलों में वैकल्पिक आवास प्रदान करना राज्य का विषय है। जिन संरचनाओं को तत्काल बेदखली की आवश्यकता नहीं है, उनके संबंध में संरचनाओं को हटाने के लिए प्रस्तावित नोटिस में 4 सप्ताह का समय दिया जा सकता है।
इधर विभिन्न ट्रिब्यूनल में खाली पदों पर नियुक्तियों के मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से डीआरटी और डीआरएटी में दाखिल किए गए मामलों पर विचार करने के लिए कहा। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि एक बार इन ट्रिब्यूनल्स में सदस्यों को नियुक्ति कर दी जाती है तो मामले को उनके पास वापस भेजा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि डीआरटी डीआरएटी में सदस्यों की नियुक्ति को लेकर समस्याएं हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम हाई कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वो डीएटी और डीएआरटी के आवेदन पर विचार करें। सीजेआई ने कहा कि मैं समिति के सदस्यों से नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहूंगा। सीजेआई ने अपने आदेश में कहा कि 22 की नियुक्ति पर तुरंत आदेश जारी करें। अगली तारीख तक बाकी 6 नामों की नियुक्ति न करने का कारण भी बताने को कहा गया। वहीं अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि 41 सिफारिशों पर विचार के बाद 22 को मंजूरी दी गई है और अंतिम रूप दिया गया है। बाकी की प्रक्रिया 31 तारीख तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी। दरअसल मध्य प्रदेश बार काउंसिल द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के 9 जुलाई के आदेश के खिलाफ की गई, जिसमें हाई कोर्ट ने डीआरटी जबलपुर के अधिकार क्षेत्र को डीआरटी लखनऊ से जोड़ने वाली अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि चयन समिति का गठन किया गया है और नियुक्तियों को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य द्वारा दायर याचिका में व्यक्तिगत प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी और तमिलनाडु सरकार द्वारा वनियर जाति को शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 10.5% आरक्षण प्रदान करने वाले कानून को खारिज कर दिया गया था। जस्टिस एल नागेश्वर राय, बीआर गवई और बीवी नागरत्ना की बेंच ने नोटिस जारी करते हुए एक अंतरिम आदेश भी पारित किया, जिसमें कहा गया था कि कोटा के अनुसार कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। पहले से की गई नियुक्तियों में खलल नहीं डाला जाएगा। कानून सभी अति पिछड़ा वर्ग और गैर अधिसूचित समुदायों के लिए 20% कोटे के भीतर वनियार समुदाय के लिए 10.5% का आंतरिक आरक्षण प्रदान किया। विशेष कानून में कहा गया है कि इसे एमबीसी की एक जाति वनियार की मांग को पूरा करने के लिए लाया गया था और इस दावे के आधार पर संख्यात्मक रूप से प्रमुख समुदाय के, लेकिन एमबीसी डीएनसी श्रेणी में अन्य समुदायों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है। ये कानून इस साल की शुरुआत में एआईडीएमके के शासन के दौरान पेश किया गया था। इसे इसी साल फरवरी में विधानसभा में पारित किया गया था। इधर गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर चल रहे विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर हरियाणा सरकार के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ अवमानना की याचिका दाखिल की है। इस अवमानना याचिका में सुप्रीम कोर्ट में एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि कोर्ट अपने फैसले में कह चुका है कि हर राज्य में भड़काऊ भाषण और सांप्रदायिक हिंसा के मामले में शिकायत मिलती है तो पुलिस तुरंत उचित कदम उठाए। इस याचिका में कहा गया है कि गुरुग्राम में नमाज के वक्त कुछ शरारती तत्वों द्वारा नमाज में बाधा डाली जा रही थी और भड़काऊ भाषण दिया जाता है। इसकी शिकायत कई बार पुलिस प्रशासन को दी गई है, बावजूद इसके पुलिस के द्वारा कोई उचित कदम इस पर नहीं किया गया। केरल हाईकोर्ट की जिसमें एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा गया है कि एक इंटरफेथ मैरिज या अंतर धार्मिक विवाह से पैदा हुए बच्चे को भरण पोषण देने के लिए बच्चे का पिता कानूनी रूप से बाध्य है। खंडपीठ ने कहा कि हमें एक अंतर धार्मिक कपल से पैदा हुए बच्चों को उसके पिता से भरण पोषण का दावा करने के कानूनी अधिकार से वंचित करने का कोई कारण नहीं दिख रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसे पिता को अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए बाध्य करने वाला कोई विशिष्ट वैधानिक प्रावधान नहीं है। एक पिता के माता पिता के तौर पर कर्तव्य को निर्धारित करने के लिए जाति, आस्था या धर्म का कोई तर्कसंगत आधार नहीं हो सकता। माता पिता द्वारा अपनाए गए अलग अलग धर्म या आस्था के बावजूद सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में एक बेटे का अधिकार तब तक होगा जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाता, जबकि बेटी अपनी शादी होने तक इसकी हकदार रहेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि दुनिया में पैदा हुए हर बच्चे को भरण पोषण पाने का अधिकार है। ये उसका कानूनी और नैतिक दोनों तरह का अधिकार है। पूरे सभ्य समाज में बच्चों की देखभाल करने के कर्तव्य को लागू करने योग्य दायित्व के रूप में मान्यता दी गई है। कोर्ट ने यह भी कहा, फैसला सुनाया है कि एक
इंटरफेथ कपल से पैदा हुई बेटी अपने विवाह के समय पिता से शादी का उचित खर्च पाने की भी हकदार है। पहली प्रतिवादी यहाँ अपीलकर्ता पिता की बेटी की है, दूसरी प्रतिवादी मां है। अपीलकर्ता यहाँ हिंदू है और दूसरी प्रतिवादी मुस्लिम है। इसलिए वर्ष 1998 में उसका अंतर धार्मिक विवाह हुआ था और उसका पहला प्रतिवादी उनके इस विवाह से पैदा हुई है। वर्ष 2010 में बेटी ने हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत अपने माता पिता के खिलाफ बकाया और भविष्य का भरण पोषण, शैक्षणिक और शादी का खर्च पाने के लिए फैमिली कोर्ट का रुख किया था। इधर पटना हाईकोर्ट ने एक अधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, जिस पर पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत सुप्रीम कोर्ट के जजों, पटना हाईकोर्ट के जजों, केंद्रीय कानून मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को गाली देने का आरोप है। जस्टिस संदीप कुमार की खंडपीठ ने जजों और पुलिस महकमे के गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई गाली गलौज को रिपोर्ट करने में विफल करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को भी फटकार लगाई। वकील दिनेश पर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जजों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ गाली गलौज का आरोप लगाया गया है। मामले की सुनवाई के दरमियान कोर्ट ने कहा, इकोनॉमिक ऑफिस यूनिट या ईओओ ने सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट के जजों, पूर्व चीफ जस्टिस समेत पटना हाईकोर्ट जजों और पूर्व कानून मंत्री के खिलाफ विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी और पोस्ट करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा। इसलिए कोर्ट ने ईओयू को एक एफआईआर दर्ज करने, एक विशेषज्ञ टीम का गठन करने और विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री और अधिवक्ता दिनेश द्वारा किए गए अपराधों की जांच करने और ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट करने में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कानून के तहत उपयुक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 17 दिसंबर 2021 को मामले में रिपोर्ट मांगी थी, जिसके साथ एडीजी की शपथ के साथ एक हलफनामा भी पेश करना था। एडीजी को कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने इस मामले में एडवोकेट मनु त्रिपुरारी को भी एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया। इसके अलावा कोर्ट ने इकोनॉमिक ऑफिस यूनिट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर, मेटा को भी इस आवेदन में विपरीत पक्ष के रूप में जोड़ने का निर्देश दिया है। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल 2005 के पहले चयनित लेखपालों को पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। इसके साथ ही मामले में सरकार से जवाब तलब किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी लेखपाल संघ के कोषाध्यक्ष विनोद कुमार कश्यप की याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए अप्रैल 2005 से पहले चयनित लेखपालों की पेंशन पुरानी पेंशन योजना के तहत वेतन से कटौती करने को कहा। याचिका पर न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की एकल खंडपीठ सुनवाई कर रही है। याची लेखपाल संघ की ओर से तर्क दिया गया कि उनका चयन और प्रशिक्षण सत्र 2003-04 में अगस्त 2004 प्रशिक्षण पूरा हो गया था। इस आधार पर याचिकाकर्ता ने अपने वेतन से हो रही कटौती को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत करने की मांग की। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के समक्ष इसी तरह का मांग 2015 में आया था। कोर्ट ने याची को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने का आदेश दिया था। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि क्योंकि याची की चयन प्रक्रिया 1 अप्रैल 2005 से पहले शुरू हुई और पूरी हो गई, इसलिए याची पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने का हकदार है। इस पर कोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए मामले में सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के 4 दोषियों को कोविड पैरोल पर रिहा करने के उत्तर प्रदेश सरकार के कदम पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया कि इन परिस्थितियों में दोषी अपीलकर्ता को 3 बार पैरोल पर रिहा किया गया। जस्टिस विवेक वर्मा और जस्टिस रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने रिपोर्ट भी मांगी है। ऐसे कितने दोष सिद्ध व्यक्ति हैं जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा दी गई है, और अन्य दोषियों जो कि 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए जेल में हैं, उन्हें यूपी सरकार ने रिहा किया है। कोर्ट 4 मर्डर दोषियों के मामले से निपट रहा था, जिन्हें 1999 में ट्रायल कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी और वर्तमान में उनकी अपील हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। 23 मार्च 2020 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर राज्य सरकार ने 3 बार कोविड पैरोल पर रिहा किया था। महत्वपूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2020 के आदेश के अनुसार राज्यों को कैदियों को रिहा करके जेलों में भीड़ कम करने के एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाने का निर्देश दिया गया था, और यूपी सरकार द्वारा गठित समिति ने उन कैदियों को पैरोल देने का फैसला किया था जो 7 सालों तक की जेल का सामना कर रहे हैं। गौरतलब हो कि हत्या के 4 दोषियों को 1999 में ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी।
1 साल बाद हाईकोर्ट ने उन्हें बरी भी कर दिया था। हालांकि 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के मामले की नए सिरे से सुनवाई करने के लिए कहा गया और उसके बाद हाईकोर्ट ने एक गैर जमानती वारंट जारी किया और दोषियों को हिरासत में ले लिया गया। चलिए, कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.